नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, गिव सम टाइप्स ऑफ फोर्सेस। गिव सम टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन फिजिक्स। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट फोर्स आपको दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट फोर्स का बेटा नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे ऐसे ही फ्री फॉल करवाया, ठीक है, ये इसको फ्री फॉल करवाया, तो नीचे की साइड पे अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स है उसको बेटा क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ पे होता है? ठीक है, तो कोई फिजिक्स की बुक है मान लो, वो कोई टेबल पे पड़ी है, तो टेबल पे जो भी फिजिक्स की बुक पड़ी है तो उसमें भी फोर्स होता है। कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। किसके बीच में? तो बुक और बेंच के बीच में जो भी फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में मोस्टली आप जानते होंगे, क्योंकि हम लिख सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम ब्रेक लगा सकते हैं, तो उसमें कौन सा फोर्स होता है? ऑलवेज उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जो अपनी मोशन होती है उसको क्या करता है? वो रेजिस्ट करता है। क्या करता है? रेजिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्टोरिंग फोर्स बाय ए स्प्रिंग। रिस्टोरिंग फोर्स बाय ए स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग को जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स देते हो, एक्सटर्नल फोर्स देती है, आपने खींच ली स्प्रिंग को, बाद में फिर से छोड़ दिया, तो अपना ओरिजिनल जो शेप होगा वो फिर से वो क्या करेगी? एक्वायर करेगी। उससे उल्टा, जैसे ही आपने स्प्रिंग को दबा दिया और आपने फिर से हाथ ले लिया, तो फिर से वो अपना ओरिजिनल शेप होगा वो एक्वायर कर लेगी। तो उसमें जो फोर्स होता है उसको क्या बेटा बोलते हैं हम? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। टेंशन फोर्स कहाँ पे होता है? तो टेंशन फोर्स है वो स्ट्रिंग और रोप्स में भी हो सकता है, एज वेल एज जैसे मतलब मान लो ये वायर में भी हो सकता है। वायर जैसे ऐसे मैंने होल्ड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी कैसे है? एकदम यहाँ पे ढीला वायर है, तो जैसे ही मैंने नीचे कोई वेट लगा दिया, यहाँ पे जैसे कोई वेट लगा दिया, तो इसमें जो फोर्स अभी आया वो क्या है? टेंशन फोर्स है। कौन सा है? टेंशन फोर्स है। वैसे वो स्ट्रिंग और रोप्स में भी हो सकता है। बॉयंट फोर्स है, तो बॉयंट फोर्स में क्या होता है? वो मोस्टली लिक्विड में होता है। पानी की बाल्टी जैसे पानी में आप डालते हो, ठीक है, तो पानी की बाल्टी अंदर नहीं डूब जाती है सीधे, अगर खाली बाल्टी है तो पानी में डूब नहीं जाती है। पानी हमें ऊपर की तरफ उसको फोर्स देता है, जिससे बाल्टी ऊपर की तरफ आने की ट्राई कर रही है। तो जो वहाँ पे उसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने शायद पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसमें वर्क होता है, और पानी जो बाल्टी पे जो भी फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? बॉयंट फोर्स बोलते हैं। विस्कियस फोर्स क्या होता है? तो विस्कियस फोर्स वो भी फ्लूइड में ही होता है। कैसे? तो कोई भी पानी की अगर मान लो पाइप है, पानी की पाइप में पानी अगर बह रहा है, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया अंदर की साइड, तो ऑब्जेक्ट दूसरे एंड पे आएगा पर थोड़ा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि पानी में भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं और लेयर्स के बीच में भी एक फोर्स होता है जो उसकी जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की उसको वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो उसमें जो बेटा फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन होता है एक फोर्स, उसमें क्या होता है? पानी का वेसल जो भी भरा हुआ है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड जैसे पानी में जस्ट टच ऐसे कर पाए वैसे रखा है, और उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट को हम अपर की साइड लेते हैं तो पानी और ये ऑब्जेक्ट उसके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? सरफेस पे जो टेंशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। मैग्नेटिक फोर्स तो मैग्नेटिक बॉडीज के बीच में होता है। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होता है? तो हम न्यूक्लियस हम पढ़ते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, उसमें जैसे पढ़ते थे उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। दो एटम्स होते हैं उसके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस होता है, और दो मोलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में जो फोर्स होता है उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं। तो इतने सारे फिजिक्स में फोर्स पढ़ने हैं, सारे चैप्टर में, डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ने। फर्स्ट पार्ट में ये ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रिस्टोरिंग, टेंशन, ये सारा फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद के है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर, इंटर एटॉमिक, मोलिकुलर, ये सारे फोर्स है वो हम स्टैंडर्ड 12 में पढ़ेंगे। आया समझ में? तो 11th और 12th साइंस सबके फोर्स मतलब ये फर्स्ट चैप्टर में आपको जस्ट बाय नेम आपको डिस्क्राइब किए, बट उसका जो यूज़ है पूरा और इसके जो भी फॉर्मूलाज है वो हम चैप्टर में बहुत डीप में पढ़ेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको सही से लर्न करने हैं।
और मैं आज का आपको जो टास्क दे रहा हूँ उसमें ये है कि 1, 2, 3, ये 4 एंड 5, ये जो 5 फोर्सेस है, ठीक है, वो 5 फोर्सेस में जो भी एग्जाम्पल है, मतलब प्रैक्टिकल आप उसमें कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल बेटा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, फ्री फॉल बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया तो अर्थ पे मतलब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वैसे कोई आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो उसमें। कॉन्टैक्ट फोर्स का भी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तो वैसा दूसरा कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल, तो आपको पहले हेडिंग डालना है, उसके बाद उसकी कैसे एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल को आपको डिस्क्राइब करके उसका पिक निकाल के मेरे को सेंड करना है। आया समझ में? तो ये सारे फोर्स में उसमें 5 फोर्सेस है, उसके विथ एग्जाम्पल और उसका डिस्क्रिप्शन सेंड करना है। आप फिजिक्स की एक अलग से नोटबुक बनाइएगा, ठीक है, उस नोटबुक में पूरा मैं यहाँ पे जो भी लिखवा था वो सब आपको नोट डाउन करना है और घर पे लर्न करना है। आया समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड द सोसाइटी। देयर आर इंटर रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड द टेक्नोलॉजी एंड द सोसाइटी, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस 3 टाइप्स ऑफ different sectors, physics, technology and the society. The first one is that discipline of thermodynamics arose from the need to understand and improve the working of heat engines. देखो, थर्मोडाइनेमिक जो है पूरी ब्रांच, फिजिक्स की एक ब्रांच हमने बताई थी थर्मोडाइनेमिक्स, तो थर्मोडाइनेमिक्स बेटा जो पूरी ब्रांच है वो कहाँ से अराइज हुई है? तो वर्किंग ऑफ हीट इंजन, वर्किंग ऑफ हीट इंजन, मतलब थर्मोडाइनेमिक का पूरा जो यूज़ है वो किस में आता है? हीट इंजन के यूज़ में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन द वर्किंग ऑफ हीट इंजन एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज थर्मोडाइनेमिक्स। फर्स्ट ए पॉइंट हुआ, तो हमें याद रखना है थर्मोडाइनेमिक्स एंड हीट इंजन, तो पूरा टॉपिक हमें याद रह जाएगा, ठीक है। Next one, an example of wireless communication technology that follows the discovery of basic law of electricity and magnetism। तो हमें इसमें क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उससे क्या अराइज हुआ है, क्या इवोल्यूशन हुआ है? वायरलेस टेक्नोलॉजी में डिस्कवरी हुई है, न्यू मतलब रिलेशन बने हैं, इसमें फॉर्मूलाज आए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उसके जो बेसिक लॉ है उसका पूरा यूज और इम्प्लीमेंटेशन किस में हुआ है बेटा? वायरलेस कम्युनिकेशन में हुआ है। द थर्ड वन इज दैट इन 1938 हैन एंड मैटनर डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस फिशन, न्यूट्रॉन इंड्यूस फिशन ऑफ यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस पर न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड किया तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, जिससे हमें इज सर्व एज अ बेसिक ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। उसमें से क्या इवोल्यूशन हुआ? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमें क्या याद रखना है कि 1938 में 2 साइंटिस्ट हैन एंड मैटनर, ठीक है, उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? तो उसने न्यूट्रॉन इंड्यूस फिशन की, जिसमें यूरेनियम पे, जिससे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर वेपन्स हमें उसमें से इवोल्यूशन मिला। क्लियर? अनदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इज द सिलिकॉन चिप दैट ट्रिगर्ड द कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। आपने आईसी सुना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जिसमें सिलिकॉन यूज होता है। सिलिकॉन वो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर से चिप आईसी बनी, जिससे हमें किसमें रिवॉल्यूशन आया? कंप्यूटर में रिवॉल्यूशन आया। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। अभी हम कहाँ तक पहुँचे? सुपर कंप्यूटर तक पहुँच गए, जो बहुत ही फास्ट है, ठीक है। जैसे अपने घर पे कंप्यूटर होता है नॉर्मली, उसमें 2 GB 4 GB रैम होती है, पर सुपर कंप्यूटर में तो बहुत सारी जीबीज उसमें रैम होती है और सबसे फास्ट वर्क होता है उसमें, ठीक है।
द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया टू विच द फिजिक्स हैज एंड विल कंट्रीब्यूट इज द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी। तो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस का ही बहुत ही इसमें यूज है। अल्टरनेटिव कौन कौन सी एनर्जी है, तो हम बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू टाइड्स, ये सारी जो भी बेटा एनर्जी है वो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस है। उसमें बहुत ही अच्छा रिवोल्यूशन हुआ है फिजिक्स में, ठीक है, उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? तो हमें बेटा याद रखना है फिर